नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 16 अगस्त 2025 और कल क्या था? तो कल था हमारा 15 अगस्त 2025, यानी कि हमारी आज़ादी को 79th ईयर पूरे हो चुके थे। ठीक है, तो आज के न्यूज़पेपर में अगर आपने देखा होगा, चाहे वो आप द हिंदू पढ़ रहे हो, चाहे आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, हर न्यूज़पेपर के अंदर आपको कल की जो स्पीच हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उसके बारे में आपको सारे के सारे डाटा मिल जाएंगे। तो क्या कहा उन्होंने देश को लेकर, क्या कहा उन्होंने कि दिवाली से पहले हम क्या कुछ नया करने वाले हैं, जीएसटी के फील्ड में क्या करने वाले हैं, है ना, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ना, विकसित भारत का जो हमारा सपना है 2047, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, हम जो यूथ हैं उनके लिए क्या करने वाले हैं, कौन सी स्कीम लाने वाले हैं, है ना, और इन सब के बारे में देखते हैं कल क्या क्या बातें हुई है। और एक बात ध्यान रखना, जो नरेंद्र मोदी जी का कल का जो स्पीच था वो इंडिपेंडेंस डे स्पीच में सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच बन चुका है, यानी कि लगभग उन्होंने, है ना, लगभग 1 घंटा 43 मिनट तक बोला होता है। ठीक है, 103 मिनट तक उन्होंने स्पीच दी होती है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। ये फैक्ट भी याद रखना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पीएम कॉल्स फॉर द सेल्फ रिलायंस फ्लैग्स डेमोग्राफिक प्लॉट। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो हमें सेल्फ रिलायंस होना है। ठीक है, हमें सेल्फ डाउट नहीं करना है कि मुझे मेरे ऊपर डाउट होना चाहिए कि यार पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं SICI का फॉर्मूला याद होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मुझसे क्वेश्चन निकलेंगे मैथ के। नहीं, मुझे सेल्फ डाउट नहीं रखना है, मुझे सेल्फ रिलायंस होना है कि होगा तो मुझसे ही होगा, मुझे दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है। समझ गए? तो अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को खुद के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा। दूसरे देशों की, चाहे वो आर्म डिपेंडेंसी हो, चाहे वो मिनरल्स डिपेंडेंसी हो, चाहे वो किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी प्रोडक्ट हो, हमें खुद से क्या होना है, रिलायंस होना है, खुद पे डिपेंडेंट होना है। तो उस पर फोकस किया गया। दूसरा जो की फोकस पॉइंट था वो था डेमोग्राफिक प्लॉट, और इसके ऊपर आगे चल के काफी लंबे टाइम तक हो सकता है कि डिबेट हो, है ना, डिस्कशंस हो, और ये मैं भी बहुत लंबे टाइम तक न्यूज में भी बना रहे। तो क्या है ये सारी चीजें, चलो एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। देखो आप सभी को पता है ना कि 2047 जो है हमारा, हमें क्या बनाना है, विकसित भारत बनाना है, यानी कि डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आना है हमें। और 100 साल हमें पूरे हो जाएंगे आज़ाद हुए, क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हुए थे, 2047 में हमें लगभग 100 ईयर पूरे हो जाएंगे। तो 100 सालों में हम क्या होना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं। तो टारगेट ईयर याद रखना 2047। जैसे हमें डिफेंस में, ठीक है, हमें सेल्फ रिलायंस होना है। ठीक है, डिफेंस के सेक्टर में आपने देखा होगा कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था ना, आगे दोबारा भी ये न्यूज बनी हुई है तो हम वहां भी पढ़ लेंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारी मेजर डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी, तो S-400 पे। और जो S-400 है वो हमारा नहीं है, वो हमने रशिया से ले रखा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी है। तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं ही बना लूं। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि हम S-400 भी खुद बनाना चाहेंगे। जैसे देखो मिशन सुदर्शन चक्र, यही तो है, इंडिया विल बी बिल्डिंग एन एयर डिफेंस सिस्टम बाय 2035 to not only shield military and the civilian areas but also to strike back in precise targeted manner। यानी कि हम मिलिट्री और सिविलियन एरियाज को तो प्रोटेक्ट करेंगे भारत के जो भी फॉरेन थ्रेट होगा, साथ साथ हम किसी दूसरे पर भी अटैक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, खुद का डिफेंस सिस्टम। तो हम क्या बनाने वाले हैं, सुदर्शन चक्र। ठीक है, तो हमने सुदर्शन चक्र किसे कहा हुआ है, तो याद रखना S-400 हमने पढ़ा था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय इसे हमें बचाया था, तो हमने इसको सुदर्शन चक्र का नाम दिया था। तो हमने सुदर्शन चक्र के नाम से मिशन सुदर्शन चक्र भी लॉन्च करने की बात कही है। किसने, कल मोदी जी ने लाल किले से ये अनाउंसमेंट की है। दूसरा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना।
The scheme would give a one-time grant of 15,000 to first-time employees in the private sector and incentives to the private sector to create employment. प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट किया जाएगा और जो पहली बार प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे उनको एक बार के लिए वन टाइम 15,000 रुपए भी सरकार क्या करेगी, अपनी तरफ से देगी, है ना। उस स्कीम को तो कल ही से लागू कर दिया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। अभी तक अगर आपने स्पीच सुनी होगी मोदी जी की। फिर है मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर। हमने कल परसों पढ़ा था कि हमने 4 सेमीकंडक्टर प्लांट नए बनाने की बात कही है ना। एक पंजाब में ऐसे करके हमने पढ़ा था, पहला हमारा धोलेरा में था, कहाँ पे, गुजरात में, है ना, टाटा के साथ मिलकर बनाया गया था। तो हम उसको भी प्रमोट करेंगे। क्यों? क्योंकि वही बात आ जाती है, सेमीकंडक्टर में हमारी डिपेंडेंसी किस पे रहती है, चाइना पे, ताइवान पे, इन कंट्रीज पे। तो हमें सेल्फ रिलायंस होना है, तो हमने इनकी भी बात कर दी। ठीक है, पढ़ चुके हम सारे टॉपिक, एटलीस्ट हम सब जानते हैं इन चीजों के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी। इंडिया विल एम एट इंक्रीजिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी 10-fold वाया इट्स 10 न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स बाय 2047। हम 2047 तक 10 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो वो भी जस्ट बेसिक से याद रखना। ठीक है, और ये जो इस बार की स्पीच थी मोदी जी की, या क्या बन चुकी है, लॉन्गेस्ट एवर इंडिपेंडेंस स्पीच। ठीक है, जो कि कितनी है, 103 मिनट। ठीक है, यानी कि 1 घंटा 43 मिनट की स्पीच थी। ये भी ध्यान रखना, फैक्चुअल डाटा में पूछ सकता है। ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। ठीक है, इंपोर्ट कम करना है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें करनी है। यूथ जॉब क्रिएट करनी है, उसके लिए इन्होंने ये वाली स्कीम लॉन्च कर दी थी। सारे 5-10 जो भी फैक्चुअल पॉइंट है इनको एटलीस्ट लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, कई बार आ जाती हैं चीज़ें। सेमीकंडक्टर्स, वही हमें चाइना की डिपेंडेंसी से कम होना है और हमें वापस किस पे जाना है, अपने सेल्फ रिलायंस हो जाना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था S-400 पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी हेल्प की थी। वो बात की बात है, आपको शायद ये बात भी पता होगी कि पाकिस्तान में ना, कल ही मैंने देखा है ना, सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने ऑफिसर्स को, जैसे हमने भी अवार्ड्स दिए हैं अभी, है ना, जो आर्मी अवार्ड्स है ना, जो मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं वो दिए हैं, तो वहाँ पर भी दिए गए। तो वहाँ पर वहाँ के मतलब वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने एक आदमी को, एक मतलब कि उनके ऑफिसर को एक अवार्ड दिया, किसके लिए, फॉर डिस्ट्रॉइंग, किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, S-400। मतलब वो ऐसा मान रहे हैं कि उन्होंने S-400 को डिस्ट्रॉय किया है, इस बात के लिए वो अवार्ड दिए जा रहे हैं, है ना। जैसे मुनीर और वो आप तो जानते हो, तो पाकिस्तान है, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन हाँ, हम खुद का S-400 बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमने 2035 का टारगेट ईयर भी रखा है। ये जस्ट बेसिक सी बात है, याद रखना। और देखते हैं इसमें क्या क्या बात हुई है ना। For any nation, even today, the yardstick of Atma Samman, self-respect, remains Atmanirbharta, self-reliance. He said, also using the speech to warn of a conspiracy to anger the country's demographic makeup. अब देखो क्या है, कंट्री के डेमोग्राफिक मेकअप के बारे में। तो देखो इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है बेसिकली ना। अगर हम इसका ढंग से एनालिसिस करें, ढंग से पढ़े, तो इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। देखो, डेमोग्राफिक मैप का मतलब है कि हमें नहीं पता किस रीजन में कौन रहता है ना। भारत में कहीं हिंदू है, कहीं मुसलमान है, कहीं सिख है, कहीं बुद्धिस्ट रह रहे हैं, कहीं जैन रह रहे हैं, कोई कहीं भी रह रहा है, कोई भी किसी जाति का कहीं पर। ये कह रहा है कि हम अलग अलग लेवल पर छोटे छोटे क्या बनाएंगे, एरियाज डिवाइड कर देंगे और हम डेमोग्राफी को क्या करेंगे, चेक करेंगे किस डेमोग्राफी में कौन रहता है ना। तो ये सरकार ये ध्यान रखेगी कि इस इलाके में किस टाइप के लोग रहते हैं, किस टाइप के लोग नहीं रहते हैं। तो क्या ये मेरे सेल्फ रिलायंस में काम करेगा? तो हाँ, कर सकता है कि जो बाहर से लोग आते हैं ना, एक अच्छी सोच भी है कि जो बाहर से लोग आते हैं, मुझे पता रहेगा कि कहाँ पर बांग्लादेशी लोग आकर बैठे हुए हैं, कहाँ पर पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हर डेमोग्राफिक रीजन का मैंने मैप बना रखा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जब भी कभी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट वायलेंस होगा, है ना, कम्युनल जो वायलेंस होती है, उसके काम में इसका गलत यूज भी किया जा सकता है ना। तो 2 अलग अलग एस्पेक्ट है इस चीज के, जिसको डिस्कस करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना, he underlined self-reliant India as a core pillar of the Viksit Bharat, warning against the dangerous habit of the dependence. Self-reliance is not just about export, import, the rupee or the dollar. It is about our ability to stand our own, he said.
कॉलिंग ऑन इनोवेटर्स एंड यूथ टू डेवलप इंडिजिनियस जेट इंजन्स, ठीक है, ये सब बातें की गई हैं, ठीक है। जैसे हमें कोविड-19 वैक्सीन की सक्सेस के बारे में बातें हुई। यूपीआई रेवोल्यूशन है ना, कब आया था यूपीआई? 2016, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना, कौन लेकर आया था? एनपीसीआई। और एनपीसीआई कब बना था आपका? 2008 में। तो ये बेसिक बात याद रखना। और साइंटिस्ट एंड द यूथ मस्ट टेक इट अप एज ए डायरेक्ट चैलेंज ही अर्ज, ठीक है। तो ये जो मोदी जी की कई भी बातें एटलीस्ट आपको एक बार पता होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फेसबुक, अमेजोन, गूगल जैसे भारत में बना लिए जाएं? हम ऐसा नहीं कर सकते? हम क्यों डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर? देखो चाइना क्यों आगे? चाइना इसीलिए आगे है कि वहां पर हर चीज उनके पास, वो यूट्यूब भी नहीं देखते, खुद का बना रखा है। उनको गूगल भी नहीं चाहिए, खुद का है उनके पास। उनको फेसबुक भी नहीं चाहिए, खुद का है उनके पास। तो अगर मैं भी ऐसा कर दूं तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां वैसे बर्बाद हो जानी है, क्योंकि देखो आपको पता है इंडिया प्लस चाइना इज ग्रेटर देन द होल वर्ल्ड। दोनों की पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन के लगभग आधे से मतलब ज्यादा ही है। अब सोचो अगर एक देश वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को नहीं वो कर रहा है और तब जाकर ये कंपनी इतनी बड़ी है, कल को इंडिया भी ऐसा कर दे, खुद का गूगल बना ले, खुद का यूट्यूब बना ले, खुद का व्हाट्सएप जैसा कुछ बना ले, जैसे चाइना में वी चैट है, वो व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं, पूरा वो देश में बने हुए प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो सोचो भारत भी ऐसा कर दे तो पूरी की पूरी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी और पूरी दुनिया किधर देखेगी? भारत की तरफ देखेगी। बस यही हमें करना है ना, हर घर प्रोडक्ट बनाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसी की बात हो रही है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। सुदर्शन चक्र एम्स एट प्रोवाइडिंग कंप्लीट सिक्योरिटी फॉर स्ट्रेटेजिक एंड द सिविलियन एरियाज, जैसा कि हमने पढ़ा। इंडिया करंटली हैज 3 S-400 मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय द रशिया व्हिच प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द टेकिंग डाउन पाकिस्तानी ड्रोन्स एंड मिसाइल्स फायर्ड टुवर्ड्स मोर देन 15 इंडियन सिटीज इन ए रिटेलिएशन फॉर द ऑपरेशन सिंदूर इन द मे। पाकिस्तान कह रहा मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, बाद की बात है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है ना। उसने तो पटना पोर्ट भी उड़ा दिया था। हो सकता है कल किसी ऑफिसर को पटना पोर्ट उड़ाने के लिए वो अवार्ड दे दे, जबकि पटना पोर्ट आप जानते हो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। India's integrated air command and control system played a pivotal role in the maintaining air superiority और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सब बातें हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है, ठीक है। तो बार बार विकसित भारत का जिक्र हो रहा है, कैसे बन सकता है पता होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर अगर कुछ इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है मेजर जीएसटी से अप 12% एंड 28% स्लैब्स टू बी एक्स्ड। देखो ये भी अच्छी न्यूज है। कल कहा गया, मोदी जी ने कहा कि हम जो जीएसटी है, बेसिकली समझना व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, इसको हम क्या कहते हैं? वन नेशन वन टैक्स भी कहते हैं, है ना, वन नेशन वन टैक्स कहते हैं। और जीएसटी हैज सब्ज्यूम्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, इन सबको हटाकर हमने एक नया टैक्स लगा दिया जीएसटी, ठीक है। और जीएसटी जो है वो कब आया था? तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 से इसे लाया गया, और लाने के बाद इसको 1 जुलाई 2017 को क्या कर दिया गया? इनेक्ट कर दिया गया। और यही रीजन है कि 1 जुलाई को हम क्या बनाते हैं? हम जीएसटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब जीएसटी से देखो दिक्कत क्या है ना, जीएसटी में बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिनके अंदर देखो आप जो फ्रेश प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे दूध, सब्जियां, इन सबको छोड़ दो, बाकी हर चीज पे टैक्स है। आप होटल में खाना खाते हो, जी रोटी खाते हो, 5 रुपए की रोटी, उस पर भी टैक्स है। आप दही पीते हो, दही लाते हो, उस पर भी टैक्स है ना। जो प्रोसेस्ड फूड सब पे ऑलमोस्ट टैक्स है। तो मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टैक्स से हो रही थी, है ना। और दूसरी बात है ना, आपने सुना होगा टैक्स ऑन व्हाट वी बाय, टैक्स ऑन व्हाट वी सेल, है ना। हर जो हम खरीदते हैं, बेचते हैं, जो भी हमारे पास, हर चीज पे टैक्स है। अगर मैं 10 लाख रुपए की स्कॉर्पियो लेने जाता हूँ तो टैक्स कर करके 20 लाख की पड़ती है। फिर मैं रोड पे चलाता हूँ तो रोड टैक्स देता हूँ, है ना। कल को मैं सर्विस कराने जाता हूँ तो उस पर भी वो जीएसटी ले लेते हैं, सर्विस के ऊपर भी, है ना। हर जगह टैक्स है। अगर उसकी कोई लाइट खराब हो गई तो उसको खरीदने गया प्रोडक्ट मार्केट में तो उस पर भी टैक्स मुझे पे करना पड़ रहा है। तो मोदी जी ने कहा कि परेशान मत हो, जो दिवाली आने वाली है ना, तुम्हारे लिए एक बम्पर ऑफर है, ठीक है। और क्या बम्पर ऑफर है? वो बम्पर ऑफर ये है कि हम जीएसटी स्लैब को चेंज करने वाले हैं और हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लाने वाले हैं। तो मे भी ऐसा कहा जा रहा है मार्केट में, होगा कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, बात की बात है। ऐसा मार्केट से डाटा निकल के आ रहा है कि मे भी हमारी सरकार जो है वो टैक्स स्लैब में जो 2 टैक्स स्लैब है उनको खत्म कर सकती है। जैसे 12% एंड 28% जीएसटी स्लैब्स विल बी डन अवे विद द सून, ठीक, हटा दिया जाएगा।
99% of the items currently in the 12% slab will be moved to the 5%, यानी कि 99% जो 12% में वो 5% में आ जाएगा। तो जो डेली रोजमर्रा के जो आइटम्स हैं जिनके ऊपर टैक्स लग रहा है, जैसे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है कि अगर तुम्हें पीजी में रहना है, हॉस्टल में आना है, आ जाओ, लेकिन फीस दोगे तो अगर यूपीआई से दोगे, है ना, तो 12% जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमसे ले लेगी, आपके रहने पर भी पैसा ले रही है सरकार, देखो। और अगर आपको कैश देना है तो आपको 12% कम देना पड़ेगा, है ना। आपने देखा होगा कि वेंडर्स, है ना, साउथ इंडिया में कह रहे हैं कि यूपीआई मत दो, कैश दो, कैश दो, सब कैश में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स लिया जा रहा है। तो हो सकता है सरकार क्या कर दे, 99% जो टैक्सेबल जो आइटम्स हैं 12% स्लैब में, उसे 5% में ट्रांसफर कर दे, एंड 90% ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज इन द 28% ब्रैकेट विल मूव टू 18%। तो ऐसा हो सकता है कि 12 और 28 को हटा ही दिया जाए, है ना, 2 ही रखा जाए, ऐसा कहना है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो, आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ी होगी कि जो स्टेट है ना, हमारे स्टेट, वो स्टेट चाहते हैं कि आप, अच्छा, कौन से ऐसे आइटम है जो जीएसटी में नहीं आते हैं? तो जीएसटी में 2 ही आइटम नहीं आते हैं। एक आपका आता है क्रूड ऑयल, यानी कि पेट्रोल, मैं सिंपल सा नाम लिख देता हूँ, पेट्रोल, डीजल, है ना, टर्बाइन ऑयल जो भी होता है, ठीक है। और एक कौन सा नहीं आता है, इसमें लीकर नहीं आती है ना, आपकी शराब नहीं आती है। अब ये 2 क्यों उससे एग्जम्प्ट किए गए, बाहर किए गए, तो उसका एक रीजन है। स्टेट ने कहा कि यार देखो, तुमने सब पावर तुमसे छीन ली, है ना, आर्टिकल 279 के ए में इनके बारे में लिखा है ना, वो बेसिक बातें भी आपको पता होना चाहिए। स्टेट बोले कि यार तुमने सारी पावर तुमसे छीन ली, सारा पैसा छीन लिया, कुछ तो हमारे पास रख दो जिससे हम पैसा कमा सकें। और यही तो प्रॉब्लम है, जब सेंटर सारा पैसा ले जाता है, फिर फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन करके पैसा रीअलोकेट करता है, तो पैसा प्रॉपर नहीं मिलता है। इसलिए साउथ वाले स्टेट जो ज्यादा पैसा देते हैं, हाई इकोनॉमी स्टेट विद लेस पॉपुलेशन, वो परेशान है, और जो लेस इकोनॉमी विद हाई पॉपुलेशन है, यानी कि जो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट है, वो खुश हैं, क्योंकि इकोनॉमी इतनी जनरेट करते नहीं है, फैसिलिटी ज्यादा मिल जाती है। साउथ वाले बेचारे पैसा इतना कमा के देते हैं टैक्स में, और उनको मिलता कुछ है नहीं, तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, है ना। तो फाइनेंस कमीशन के उसमें भी इशू आता है। तो स्टेट बोले यार कुछ तो छोड़ो हमारे लिए, तो लीकर और पेट्रोल छोड़ दिया। मतलब पेट्रोल और लीकर के ऊपर स्टेट अपनी मर्जी से टैक्स लगाता है, समझ गए, और वो अपने जेब भरता है, अपना खजाना भरता है। तो क्या उसे इसमें लाया जाएगा? नहीं लाया जाएगा। अगर लाया जाएगा तो स्टेट कंप्लीट रूप से क्या कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे भयंकर तरीके से, क्योंकि उनकी जेब ही खाली होती नजर आएगी, उनको बस पैसे ही नहीं रहेंगे लोगों को पैसे देने के। इसलिए देखा होगा इन सब चीजों को बैन नहीं किया जाता है जल्दी से, कुछ करते हैं क्योंकि आर्टिकल 47 में लिखा है कि भाई इंजूरियस टू हेल्थ प्रोडक्ट बैन होनी चाहिए, जैसे गुजरात और बिहार ने कर रखा है ना, समझ में आ रही है। तो ये उससे बाहर है। अब ऐसा करने से होगा क्या, टैक्स स्लैब हटाने से क्या होगा, तुम्हारी जेब में पैसा बचेगा। जब तुम्हारी जेब में पैसा बचेगा तो तुम्हारी परचेजिंग कैपेसिटी बनेगी, परचेजिंग पावर बनेगी। परचेजिंग पावर बनेगी तो ज्यादा प्रोडक्ट खरीदोगे, ज्यादा प्रोडक्ट खरीदोगे तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो दोबारा से लोगों की जेब में पैसा आने लग जाएगा, और कहीं ना कहीं हमारा मार्केट एक मतलब ठीक ठाक तरीके से चलने लग जाएगा। तो मे बी कम हो सकता है, मे बी गायब किया जा सकता है, समझ गए। ऐसा मान लो, परचेजिंग पावर को ऐसे समझ लो, है ना, अगर नहीं समझ में आ रही बात, हालांकि तुम सब समझदार हो। मान लो एक आदमी है जो 1000 रुपए कमाता है, ठीक है, उसको भी किसी चीज के ऊपर 10% टैक्स देना पड़ रहा है, जीएसटी, ठीक है। एक आदमी है जो फॉर एग्जाम्पल मान लो 10,000 कमा रहा है, ठीक है, और एक आदमी है 1 लाख रुपए कमा रहा है महीने का, उसे भी उस चीज को खरीदने पर 10% ही पैसा देना पड़ रहा है। तो बताओ ये फेयर कहाँ पे है? मैं 10,000 रुपए कमाता हूँ और मैं मार्केट से कुछ खरीदने जाता हूँ तो मुझसे 10% ले रहे हो। एक आदमी है दूसरा बगल में, वो 1 लाख रुपए कमाता है और वो खरीदने जाता है, उससे तुम उतना ले रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। तो कहा गया कि जो रोजमर्रा के आइटम्स है, डेली आइटम्स, उनमें क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और होना भी ऐसा चाहिए, लग्जरी आइटम्स में होना चाहिए। आप एल्टो को टैक्स फ्री कर दो, है ना, क्योंकि वो गरीबों की गाड़ी है बेसिकली। आप फॉर्च्यूनर पे ले लो क्योंकि वो अल्ट्रा लग्जरियस गाड़ी में आ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसा फ्रेम होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। बाकी तो सरकार है, आप जानते हो, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स, दिवाली, अच्छा, क्राउड इन इफेक्ट, दिवाली का बोलकर उन्होंने एक टर्म यहाँ पर हाईलाइट किया है जिसका नाम है क्राउड इन इफेक्ट। और इस टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है कि मोदी जी ने कह दिया कि हम दिवाली पर ऐसा करेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर में ये करेंगे, हम जीएसटी में ये करेंगे।
अब जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो भागेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो जो इन्वेस्ट करने के लिए भागेंगे तो अपने आप वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। इसे क्राउड इन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा किया गया है जानबूझ के, है ना, वरना ऐसा भी तो हो सकता था कि जिस दिन करना हो उसी दिन मोदी जी कह देते कि मित्रों आज रात 8 बजे से और ये टैक्स लागू होंगे। नहीं, अभी से बोल दिया ताकि लोगों की इन्वेस्टमेंट वहां पर पहुंचे और मार्केट थोड़ा बूस्ट कर जाए, समझ गए। तो इस टर्म को भी याद रखना, एक टर्मिनोलॉजी है, यूज की जाती है, ठीक है। The center has proposed to reduce the number of slabs under the goods and services tax system, retaining 5% and 18% slab इसको रखेंगे, while introducing a lower concession rate below 1% and a high sin rate of 40%। तो एक 1%, 5 और 18 को सेम रखा जाएगा, ठीक है, 12 और 28 को उड़ा दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, हटा दिया जाएगा, और 40% लगाया जाएगा सिन आइटम्स। अब सिन आइटम्स क्या होते हैं समझना, सिन आइटम्स होते हैं जैसे तंबाकू, है ना। अब तुम्हें पता है कि तुम सिगरेट पी रहे हो, उससे कल को कैंसर होगा, और कैंसर होगा तो सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी, कैंसर पेशेंट के लिए अलग से फैसिलिटी देनी पड़ेगी, सरकार का पैसा इन्वेस्ट होना है। तो ऐसे आइटम को सिन आइटम कहते हैं। तो इनके ऊपर 40% भी किया जा सकता है, यानी कि 100 रुपए की सिगरेट की डब्बी जो आपकी 140 की पड़ सकती है, इन पे बढ़ाओ। मैं तो कहता हूं इनके ऊपर 200% टैक्स कर दो, है ना। लेकिन जो रोजमर्रा के आइटम है, जो गरीब आदमी जिसके ऊपर गुजारा चलता है, उसे 1% में कर दो। तो समझ रहे हो ना, 1%, 5%, 18% और सिन आइटम्स के लिए 40% का प्रोविजन में भी किया जा सकता है। ऑफिशियल सोर्स ऐसा कह रहे हैं, होगा जब हमें पता चल जाएगा, समझ गए, तो अपडेट कर लेना। दिस वुड मीन एलिमिनेटिंग द 12% 28% टैक्स ब्रैकेट्स एंटायरली ऑफ दीज 99% ऑफ द आइटम्स करंटली इन द 12% स्लैब विल बी मूव टू 5% एंड 90% ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द 28% ब्रैकेट विल बी मूव टू 18%। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, अच्छा कौन कौन होते हैं इसमें, है ना। तो जो आपकी जीएसटी काउंसिल होती है उसमें 3 लोग होते हैं, मतलब 3 तरह के लोग होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, और हर स्टेट के क्या होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। वो सब मिलकर इसकी मीटिंग में बैठते हैं और ये सब डिसाइड करते हैं, समझ गए। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, काफी बार पढ़ा भी हमने पहले। डिसबैंडेड आफ्टर हेमा रिपोर्ट, मलयालम फिल्म आर्टिस्ट बॉडी गेट्स इट्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो याद रखना, बस वो न्यूज चली आ रही है काफी टाइम से, तो सीक्वेंस में एक पॉइंट और ऐड कर लेना। हेमा कमेटी वाले में क्या था आप जानते हो कि जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, उस मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में आपने काफी बार पढ़ा हुआ है विशाखा गाइडलाइंस, है ना। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, काफी बार पढ़ चुके हैं। विशाखा गाइडलाइंस कब आई थी, 1997, और उसके बाद एक एक्ट आया था पोस एक्ट, है ना, 2013 में, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, है ना, इन एट वर्क प्लेस। कि आप किसी भी तरह के वर्क प्लेस में काम करते हैं, वहां पर 10 से ज्यादा मेंबर अगर हैं, और तो वहां पर आपको आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, और उस आईसीसी जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होंगी, उसके अंदर अगर किसी भी महिला के साथ किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है तो वो उसके ऊपर एक्शन लेगी, ठीक है। तो हुआ क्या, मलयालम बोर्ड में, है ना, मलयालम फिल्म बोर्ड में जो एक रिपोर्ट बनती है हेमा, ठीक है, उस रिपोर्ट में पता चलता है कि सारे के सारे जो मेंबर्स, मतलब सारे के सारे जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, है ना, उन सभी के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, किसके, सेक्सुअल हैरेसमेंट के, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे छानबीन होती है, तो कोई ऐसा नहीं था, मतलब कि एक्टर जिसके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो धीरे धीरे जब ये बात निकल के आई, तो एक आपके जो जस्टिस, क्या नाम था, जस्टिस के हेमा, रिटायर्ड केरला हाई कोर्ट जज, इनके लीडरशिप में 3 मेंबर बनाए गए। उन्होंने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बनाने के बाद उन्होंने रिपोर्ट को प्रेजेंट किया, ठीक है, सीएम के सामने। लेकिन उस रिपोर्ट को याद रखना 2019 में प्रेजेंट कर दिया गया था, लेकिन आज तक नॉट येट मेड द फुल रिपोर्ट पब्लिक डेस्पाइट मल्टीपल डिमांड्स। उसको आज तक मतलब पब्लिक नहीं किया गया, ठीक है। तो उसमें यही था कि इतने बुरे हालात थे कि सरकार भी नहीं चाहती कि पता चले कि एक्चुअल में वहां पे हो क्या रहा है। तो काफी टाइम पहले हम पढ़ भी चुके हैं, काफी टाइम से न्यूज में था। इवन मलयालम फिल्म बोर्ड को बिल्कुल क्या कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। तो अब क्या हुआ है, उसके अंदर जो फर्स्ट फीमेल चेयरमैन को अपॉइंट कर दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। तो ये वाली न्यूज दोबारा से न्यूज में आ गई। नाम क्या इनका, श्वेता मेनन। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। चलते थोड़ा सा आगे। Plastic pollution treaty stalled as Geneva talks without end without deal। देखो हुआ क्या है, देखो एक होता है प्लास्टिक, ठीक है, एक होता है माइक्रो प्लास्टिक, और एक होता है डिग्रेडेबल प्लास्टिक।
डिग्रेडेबल प्लास्टिक वो होता है जो धीरे 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 डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। बाकी प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक यानी कि जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, काफी बार हम पढ़ते हैं कि एक रिपोर्ट आती है कि आजकल सबसे ज्यादा अगर तुमसे कहा जाए कि जो लोग खाना वगैरह खाते हैं, है ना, या तुमसे कहा जाए कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्योर किसे माना जाता है, तो जो आपका माँ का दूध होता है उसे सबसे प्योर माना जाता है ना, कि भाई बच्चे को जन्म से 6 महीने तक, साल भर तक माँ का दूध ही पीना चाहिए। एक रिपोर्ट आती है कि उसमें भी ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी क्या है, आपका माइक्रोप्लास्टिक है। तो माइक्रोप्लास्टिक इतने फाइन उसके वो होते हैं पार्टिकल्स कि वो आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं। जैसे आपने चाय पी, चाय प्लास्टिक कप में पी रहे हो, उसमें से प्लास्टिक निकल रहा है धीरे धीरे, आपने चाय पी, आपकी बॉडी में गया, आपके पूरे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैल गया, तो उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा हो रहा है ना, आजकल देख रहे हो दुनिया भर के कैंसर और ये सब होते नजर आ रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए कहा गया कि क्यों ना प्लास्टिक को एंटी कर दिया जाए। तो 2022 में, समझना सारे डाटा याद कर लेना, 2022 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली होती है, उसने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन टू नेगोशिएट ए लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी ऑन द प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 2024, कि हम 2024 तक एक लीगली बाइंडिंग पॉलिसी बना देंगे जिससे पूरा दुनिया उसे फॉलो करेगा और हम प्लास्टिक को बैन कर देंगे। लेकिन 2025 चल रहा है, अभी तक इस ट्रीटी पे कोई भी हाँ ना कुछ नहीं है, ये अभी तक स्टॉल्ड है, मतलब खत्म है, समझ गए। तो ये दोबारा न्यूज में आ गया। तो किस दिन आपका वर्ल्ड प्लास्टिक डे मनाया जाता है? 3 जुलाई को। क्या होता है प्लास्टिक पॉल्यूशन? देखो दो दिक्कतें हैं, है ना। एक होता है प्लास्टिक, एक होता है बहुत ही ज्यादा होता है ना वन टाइम यूज करने वाला प्लास्टिक होता है, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे कहा जाता है। तो देखो दिक्कत क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक वो होता है जो बहुत महीन होता है, उसको आप कुछ और दोबारा नहीं बना सकते हो, तो उस पर बैन 2022 में बैन भी हो गया था। आपने पढ़ा होगा, दुकानदारों ने देने से मना कर दिया था कि भाई प्लास्टिक नहीं देंगे, क्यों, 5,000 रुपए का फाइन है, 3,000 रुपए का फाइन है। तो रूल्स बनाए गए थे, लेकिन वो सब रूल्स सब खत्म हो चुके हैं, है ना, कहीं कहीं उसको फॉलो किया जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, उसके ऊपर ट्रीटी होनी चाहिए, लेकिन ट्रीटी अभी तक हुई नहीं है, तो ये न्यूज में आ गया और कुछ में नहीं है, ठीक है। द हिंदू में भी, इंडियन एक्सप्रेस में, हर जगह इस न्यूज के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सिंपल याद रखना। इससे मैरीन लाइफ को बहुत नुकसान होता है। माइक्रोप्लास्टिक मैंने एग्जांपल दे ही दिया है ना, कितना नुकसान कर सकता है। ट्रीटी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस के बीच में इशू चल रहा है। देखो इशू क्या चल रहा है समझना, इशू ये चल रहा है, अच्छा इसके एक अल्टरनेटिव भी है, अल्टरनेटिव है जूट, है ना, जो बैग वगैरह यूज करो, लेकिन इतना महंगा होता है, कौन ही खरीदेगा, है ना। प्लास्टिक बड़ा सस्ता होता है ना, तो इस वजह से भी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है, जो अमीर देश हैं, जो डेवलप हो चुके हैं, वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को इजाद कर लिया है ना, फाइंड कर लिया। लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अभी इसमें डिस्प्यूट होने का रीजन ये है कि एक है डेवलप्ड नेशन, ठीक है, और एक है डेवलपिंग। अब डेवलप्ड और डेवलपिंग में इश्यू ये हो रहा है, ये तो कह रहा है कि कंप्लीट बैन कर दो, कंप्लीट बैन कर दो। अब कंप्लीट बैन कर दोगे तो बेचारे जो गरीब देश हैं उनके पास तो अल्टरनेटिव ही नहीं है, और ये कह रहे हैं कि कंप्लीट बैन मत करो। तो दोनों के बीच में क्या नहीं बन पा रही, अभी कोई सुलह नहीं हो पा रही है ना, तो इस वजह से आज तक ये ट्रीटी हो नहीं पाई है। तो बेसिक सी बातें याद रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। ट्रम्प पुतिन शेक हैंड्स अहेड ऑफ द यूक्रेन टॉक्स एट अलास्का समिट। ये भी अच्छी न्यूज है। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि कल जो आपके पुतिन है ना, व्लादिमीर पुतिन, वो कहाँ पर आए थे, तो पुतिन साहब ने कल विजिट किया था अलास्का, और वो आधे घंटे लेट पहुंचे थे, है ना। और जब वो वहाँ पहुंचे तो दोनों चल रहे होते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखो ये रेड कारपेट है ना, चल रहे होते हैं, है ना। तो जब चल रहे होते हैं तो ऊपर से जानबूझकर B2 बॉम्बर्स, है ना, जो ईरान पर डाले गए थे, याद है ना, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा दिया गया था, वो B2 बॉम्बर्स जानबूझ के ऊपर से उड़ाए गए। और जब ऊपर से उड़ाए गए तो पुतिन की नजर पड़ गई। तो ये क्या था, ये क्या सिंबलाइज करना चाहते हो आप ये मैसेज देना चाहते हो कि हम पावरफुल है, हमारे पास ये V2 बॉम्बर्स है। हालांकि ये मीटिंग ज्यादा देर चली नहीं, 3 मिनट एक ने बोला, 8-9 मिनट एक ने बोला। पुतिन ने कहा ठीक है, मैं भी तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ मॉस्को, आ जाना। तो ट्रम्प ने कहा जरूरी नहीं मैं आऊँगा, नहीं आऊँगा, मैं नाटो से पूछूंगा ना, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रीज से, है ना, मैं देखूंगा, अगर मूड बना तो आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो ये सब क्या चल क्या रहा है, बेसिकली ना वही डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, चल क्या रहा है ये, क्यों ये बिना मतलब के टांट्रम फैलाए जा रहे हैं। तो कुछ नहीं है, कई बार हमने पढ़ा है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं डिटेल में, है ना, क्योंकि ये तो भाई तो मानेंगे नहीं, ये तो आपस में लड़ते रहेंगे, है ना। वही एक तरफ है यूएसए, है ना,
एक तरफ रशिया, इंडिया, चाइना, ये तीन भाई, तीनों तबाही, ये अकेला पड़ता नजर आ रहा है। तो ये दुनिया को एक डर बना के बैठा है, और डर ये बना के बैठा है, दुनिया को ये थ्रेट कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। समझना पूरा मुद्दा, टैरिफ लगा दूंगा। और ये टैरिफ किस पे लगा रहा है देखो, समझना है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, कई बार हमने पढ़ा भी है। एक है यूएसए, एक है रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। यूएसए चाहता है कि इंडिया यहां से निकले और इंडिया यहां आके बैठे, ठीक है। अब इसने, यूएसए ने पहले, पूरी कहानी समझना, पहले चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, फिर चाइना को बोला मैं तुम्हें 90 दिन का टाइम देता हूं, डिसाइड कर लो क्या करना है, ठीक है। फिर दोबारा से जब 90 दिन कंप्लीट हो गए, 90 डेज कंप्लीट हो गए, फिर से उसे 90 डेज का टाइम दे दिया। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं किया। इंडिया के ऊपर इसने क्या किया, इंडिया के ऊपर कहा इंडिया से कि अगर तुमने रशिया से तेल खरीदा, अगर तुमने रशिया से ऑयल परचेज किया, तो हम तुम्हारे ऊपर 500% टैक्स लगा देंगे। और अभी 50% तो टैरिफ चल ही रहा है। अब कल इन्होंने ये कहा है ना, समझना, कि अगर इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो हम इसे 500% से भी बढ़ा देंगे। अब सोचना, जब उनको बुलाया गया ना, पुतिन को इसलिए बुलाया गया था कि रशिया यूक्रेन पे बात कर लेंगे, और अगर मैटर सुलझ जाएगा तो इंडिया का टैक्स भी कम कर देंगे। अभी बीच में इंडिया को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? इंडिया को इन्वॉल्व करने का रीजन यही है कि इंडिया को यहां से निकालना है। अब तुम कहोगे वो रशिया से डायरेक्टली क्यों नहीं करता? रशिया से तो करता है दुश्मनी, इसीलिए तो नेटो बना के बैठा है। वरना एक बात सोचो, सोचने वाली बात है कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चलता था, है ना, कोल्ड वॉर चलता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, समझना। तो यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए यूएसए ने क्या बना दिया? नेटो बना दिया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बना था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, आप सभी जानते हो। एक मिलिट्री ग्रुप है, 32 मेंबर हैं, लास्ट इसमें स्वीडन जुड़ा है ना। तो जब ये नेटो बनाया गया था, ये इसीलिए तो बनाया गया था यूएसएसआर को काउंटर करें। लेकिन यूएसएसआर तो बेचारा 1991 में टूट गया, उसके तो दो टुकड़े हो गए, एक बन गया तुम्हारा फेवरेट सबका रशिया, दूसरा बन गया यूरोपियन यूनियन। अब रशिया कहता है कि जब मैं टूट चुका हूं, मैं सोवियत यूनियन तो रहा नहीं, तो तुम क्यों नेटो का एक्सपेंशन कर रहे हो? तुम्हें नहीं करना चाहिए। इवन याद रखना, इन दोनों के बीच में 1991 में एक पैक्ट हुआ था, वॉरशो पैक्ट, ठीक है। और इसमें इन्होंने डील की थी, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, तो एक डील हुई थी कि हम तुम्हारे इस रीजन की तरफ ले आएंगे, तुम हमारे वेस्ट वाले रीजन की तरफ मत आना, और हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया ही तो बचा था अकेला, यूरोपियन यूनियन तो अलग हो गया। तो उन्होंने डील साइन कर ली। लेकिन उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी ट्रीटी की होती, जैसे स्टार्ट ट्रीटी की थी 1991 में, विच केम इनटू इफेक्ट इन 1994, है ना, कि हम एक दूसरे के ऊपर वो वेपन नहीं छोड़ेंगे जो 5000 कुछ किलोमीटर से ज्यादा रेंज का, और ये सब, है ना। उसको 2-3 बार मॉडिफाई भी किया गया है, 2010 में मॉडिफाई किया गया था ना, ये सब हुआ। तो रशिया कह रहा है कि भाई जब मैं रुक चुका हूं, तो तुम क्यों मेरे पास अपना एक्सपेंशन कर रहे हो? तो एक बात बताओ, क्यों रशिया यूक्रेन को इन्वेड ना करे? पहला क्वेश्चन, क्योंकि ट्रीटी जो थी उसका वायलेशन कर रहा है यूएसए। अब मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं रशिया हूँ, और मेरे गेट के बाहर जो है वो मान लो यूक्रेन है, और उधर यूएसए है, नेटो है, और नेटो कह रहा है कि मैं तो यहाँ आके बैठूंगा, या ये कह रहा है मैं तो उसमें मिलूंगा, तो वो तो मेरे गेट पे आके बैठ जाएगा। तो ये तो गलत बात है ना, तुम ट्रीटी का वायलेशन कर रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, उस पर अटैक कर दिया और उसको छीनने गए, उसको अपने अंदर मिलाने की बात कर ली। और यूक्रेन कह रहा है कि मैं तो अपने आप को सोवरेन रखूंगा, मैं तो किसी का गुलाम ही नहीं बनूंगा, तुम चाहे मुझे नेटो में क्यों ना जाना पड़ जाए। तो इस बात की दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। जब लड़ाई चल रही है तो काफी टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, मिनरल्स उनकी डील होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, है ना। तो आई होप कि सबने लिख रखा होगा, सबको याद भी होंगे डाटा, है ना। अब क्या हुआ, अब पुतिन को बुलाया गया और उसको पावर शो की गई कि देखो हमारे पास B-2 बॉम्बर्स है, इसी से हमने तुम्हारे ईरान को मारा था, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। और एक बात अगर मैं तुम्हें सही बताऊं, है ना, कि इन दोनों के बीच कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये हमेशा ऐसे लड़ते रहेंगे, है ना, और ये टैरिफ वॉर ऐसे चलता रहेगा, इंडिया बीच में पिसा हुआ और कुछ नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि भाई ये इंडिया के पीछे क्यों पड़े हैं, है ना, इंडिया के पीछे क्यों पड़े हैं, ये चाइना के पीछे क्यों नहीं पड़ते? तो चाइना की जरूरत है यूएसए को नीड है चाइना की, और इंडिया को चाइना की नीड है।
अभी एक आर्टिकल हम पढ़ेंगे कि इंडिया चाइना की हेल्प लेना चाहता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जिस फेज से इंडिया गुजर रहा है उस फेज से चाइना गुजर चुका है और चाइना अचीव कर चुका उन चीजों को, तो हमें उन्हें अचीव करना है, तो क्यों ना हम चाइना के उस पे पाथ पे चले। तो हमें चाइना की जरूरत है, चाइना की यूएसए को जरूरत है, और ये दोनों मिलकर यूएसए के पास चले जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये रहेंगे रशिया के साथ ही, तो क्यों ना इनमें से कमजोर कौन है इंडिया उसको बाहर निकाल लिया जाए। ये बात चल रही है, समझ में आ रही है। अच्छा, रशिया से तेल खरीदने वाले देशों पर हम टैक्स लगाएंगे, तो आपको पता है सबसे ज्यादा रशिया से तेल कौन खरीदता है? पहले नंबर पे चाइना, इंडिया दूसरे नंबर पे आता है ना। और इंडिया वैसे सबसे ज्यादा पहले नंबर पे उससे रशिया से खरीदता है, रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत दूसरा है। तो चाइना क्यों नहीं कह रहे कि अगर तुमने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा दें? क्यों? क्योंकि यूएसए को चाइना की जरूरत है और हमें चाइना की जरूरत हमें भी है। अगर मान लो मैं जैसे अभी मोदी जी ने कहा कि हमें विकसित भारत बनना है, ठीक है बनना है, डेफिनेटली बनना है, बट हम चाइना का अपोज करके नहीं बन सकते। हमें चाइना का साथ लेना चाहिए, हमें वहां से मशीनरी लानी चाहिए। जैसे साइकिल वहां से बन के आ रही है या साइकिल के पार्ट वहां से बन के आ रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, इंडिया में बिक रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें वो मशीन ही खरीद के यहाँ रख लेनी है जो साइकिल बनाती है, और फिर उसका प्रोडक्शन होम प्रोडक्शन होना चाहिए, तब हम विकसित भारत बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। तो हम चाइना को भी नहीं छोड़ सकते हैं, है ना, हमें उसका साथ लेना पड़ेगा, चाहे वो हमारा कितना ही बड़ा दुश्मन हो। और उसके साथ हम रशिया को नहीं भूल सकते, क्योंकि उसने हमारी हेल्प की थी जब हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ। उस समय पाकिस्तान के साथ यूएसए आ गया था, रशिया ही हमारी हेल्प करता है। रशिया आज के दिन बीच में फंसा हुआ है बेचारा, तो उसके साथ ही दो ही है, या तो इंडिया या चाइना। अगर इंडिया और चाइना तेल खरीदना बंद कर दे रशिया से, तो रशिया वैसे बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसका पैसा ही नहीं रहेगा। और समझ में आ रही है। तीसरी, ये तीनों मिलकर ब्रिक्स करेंसी बनाना चाहते हैं, और ट्रम्प चाहता है करेंसी बनना, चाहे करेंसी बन गई तो डॉलर का डीडॉलराइजेशन हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, और ये साल भर से चला रहा है ना। मैं आपसे कई बार कहता हूं कोई ऐसा दिन नहीं जाता, है ना। ये हो सकता है कि सूरज उगना भूल जाए, लेकिन ट्रम्प न्यूज में आना नहीं भूलता है। मैं आपसे हमेशा ये बात बोलता हूँ, साल भर से ही चल रहा है ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आप प्लीज इन चीजों को अपडेट कर लेना, ठीक है, कि क्या चल रहा है। और अभी मीटिंग हुई थी कहाँ पे? अलास्का के अंदर, ठीक है। अच्छा, जेडी वेंस जानते हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने अभी एक स्पीच दी थी कल, ना। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यूएसए रशिया के बीच में नहीं आएगा, ठीक है, तो यूक्रेन, ठीक है, और आपका यूरोपियन यूनियन, तुम चाहो तो रशिया से लड़ाई कंटिन्यू रखो, लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बीच में नहीं आएंगे, लड़ो, बट एक कंडीशन है, वेपन हमसे खरीदोगे। बस समझ रहे हो, मतलब बिजनेस करना चाहते हैं वो, यहाँ पे पैसा हमारे पास आना चाहिए, तुम लड़ते रहो, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि दो बिल्लियों की लड़ाई में हमेशा बंदर जीतता है, तो अमेरिका वो बंदर ही है बेसिकली, है ना। वो कह रहा है तुम लड़ो, वेपन हमसे खरीदो, वहां का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं कह रहा है, ठीक है। तो क्या न्यूज में चल रहा है अभी देखते हैं क्या होता है, ट्रंप को बुलाया गया है, आता है कि नहीं आता है ना, तो उसको जस्ट अपडेट करते रहना। Treaty between the USA and USSR, later Russia dealt with the resolution of a maritime boundary dispute। उन्होंने एक maritime boundary dispute भी किया था बेरिंग सी और आर्कटिक रीजन में, ठीक है, जिसका नाम दिया गया था USA USSR Maritime Boundary Agreement 1990। लेकिन नेटो को वहां तक पहुंचा के उसका वॉलेशन यूएसए कर रहा है बेसिकली, तो रशिया गलत नहीं है ना, वो वापस चला जाए, रशिया उसको छोड़ देगा, बात तो ये भी सही है। द फर्स्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर वाज साइंड इन 1991। तो ऐसे बहुत सारे उनके बीच एग्रीमेंट भी हो रखे हैं। और कैपिटल क्या है रशिया की? मॉस्को। टोल इन किश्तवाड़ फ्लैश फ्लड्स राइजेस टू 16 ईयरली 70 मिसिंग। तो हुआ क्या है, अभी कुछ दिन पहले उत्तरकाशी में हुआ था ना, तो यहाँ पर भी एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और पूरा का पूरा गांव का गांव बह गया, ठीक है। तो ये दोबारा न्यूज में आ गया। तो ये बहुत सारे इवेंट हो चुके हैं, कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, उस दिन हमने पढ़ा था ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड भी आ जाती है ना, GLOF कहते हैं। तो कहाँ कहाँ हो रहा है, उनकी लोकेशन ना, किस स्टेट में हो रहा है, क्या रीजन था, एटलीस्ट पढ़ लेना। हम इसके ऊपर MIT भी पढ़ चुके हैं, हम इसके ऊपर न्यूज में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कहां पर हुआ है, तो ये आपके चिसौती विलेज, ठीक है। कहां पर है चिसौती विलेज? तो ये आपका है, जब आप मछेल माता टेम्पल की तरफ जाते हो तो वहां पर पड़ता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो आपके किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो वही है ना फ्लैश जो आपका क्लाउड बर्स्ट वाली न्यूज है, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं एक बार कि क्लाउड बर्स्ट कब होता है, जब 1 घंटे के अंदर लगभग 100 mm के आसपास बारिश हो जाती है, तो हम उसे क्लाउड बर्स्ट कह देते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, जो आपकी NDRF SDRF है ना, हम पढ़ चुके हैं। इंडिया टू बिल्ड इंडोजीनियस
एयर डिफेंस सिस्टम बाय 2035 PM। हमारे मोदी जी का कहना है कि हमें 2035 तक क्या बना लेना है कि जो हमारा खुद का डिफेंस सिस्टम है उसको क्या कर लेना है, बना लेना है, ठीक है, जिसका नाम रखा सुदर्शन चक्र, है ना, जैसे S-400 है ऐसे हम खुद का बना लेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको आपने पढ़ा होगा, हमने आकाश प्राइम को भी टेस्ट किया था, है ना, आकाश प्राइम। अच्छा, ये करता कौन है ये सब? तो DRDO करता है। अगर आपने DRDO की क्लास ली है तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक लाइन में अपडेट करके आगे बढ़ जाओगे, है ना। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है? यही करता है। कब बना था? 1 Jan 1958 में बनता था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। आज के दिन इसका चेयरमैन कौन है? तो आपको पता याद हो जाना चाहिए, समीर V कामत, ठीक है। काम क्या करता है? जो जब भी डिफेंस से रिलेटेड वेपन बनाने होंगे, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है ये, है ना, और कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम मेरे पास? टोटल 5 तरह के मेरे पास वेपन्स है, ठीक है, जो बनाए किसने थे? आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक प्रोग्राम चलाया था, है ना, अगर आपने DRDO पढ़ा है तो आपको सब पता होंगी चीजें, है ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। This integrated guided missile development program was started in 1983 by Dr. APJ अब्दुल कलाम और ये 2008 तक चला होता है। और इसी प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम चला था पटना, P से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अब आपको याद आ गया होगा, है ना। तो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम एक त्रिशूल है, एक आकाश है। त्रिशूल जो शॉर्ट रेंज का है, लगभग 9 किलोमीटर की रेंज का है। आकाश लगभग 25 किलोमीटर रेंज का है। मेरे पास ज्यादा रेंज का चाहिए था तो मैंने S-400 रशिया से ले लिया, ठीक है। अभी हमने आकाश प्राइम भी बनाया था जो अभी लद्दाख में टेस्ट किया था, वो मैं पहले द हिंदू में किसी दिन पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है। आपने लिखा होगा तो आप उसमें अपडेट कर लेना, ठीक है, समझ गए। हमारे पास एक और भी है, वेरी शॉर्ट रेंज, है ना, डिफेंस सिस्टम, ठीक है। ये डिफेंस सिस्टम जो लगभग 6 किलोमीटर की रेंज का है, लेकिन वो कैसा है? मैन पोर्टेबल है, ठीक है, मैन पोर्टेबल है, जिसको आदमी भी अपने कंधे पर रख के घूम सकता है, ठीक है। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। नाग को क्या कहते हो? फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहते हो, है ना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी कहते हो, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं पहले। तो वैसा ही हम खुद का बनाना चाहते हैं, तो हम इसको आगे स्किप कर देते हैं, ठीक है। काफी बार हमने डिस्कस किया था, जब पहलगाम चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब भी हमने DRDO खूब पढ़ा होता है। जेलेंस्की सीक्स इंडियन हेल्प टू एंड यूक्रेन वार। जेलेंस्की को लगता है कि भारत हेल्प कर सकता है उसकी यूक्रेन वाला वॉर खत्म करने में। अब एक बात बताओ, कर सकता है क्या? डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इंडिया के कहने से अगर ट्रंप, अच्छा इंडिया में, अच्छा आज की न्यूज में एक न्यूज और थी ना, मैंने इसमें डाली नहीं, कि मोदी जी फार्मर्स के लिए भी काम करने वाले हैं ना, वो इंडिया के हमारे फार्मर जो एग्रीकल्चर उसको बचाना चाहते हैं। तो USA जो है ना, वो हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहता है और हम उसे नहीं आने देना चाहते हैं, वरना जो हमारे लोकल जो मैन्युफैक्चर है, लोकल जो हमारा मार्केट वो खत्म हो जाएगा, तो हम उसे नहीं आने देना चाहते हैं। हमने स्टारलिंक को अलाउ कर दिया, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोगों के पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है, 5G की, जियो और एयरटेल देते हैं, स्टारलिंक चल ही नहीं पाएगा, हम जानते हैं इस बात को, समझ रहे हो। वो कुछ ज्यादा ही सस्ता कर दे, कुछ ज्यादा फैसिलिटी दे दे तो बात की बात है, लेकिन हम एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्हें नहीं आने देना चाहते। मान लो कल को हम सब बातें मान लें कि ठीक है एग्रीकल्चर सेक्टर भी तुम्हारा, ठीक है सब कुछ यहाँ पे ट्रेड करो, ठीक है मैं रशिया से तेल भी नहीं खरीदूंगा, यही तो कहना चाह रहा है कि जेलेंस्की कहना मतलब तेल खरीदना बंद कर दो, तो हो सकता है कि हमारी लड़ाई खत्म हो जाए, क्योंकि जो तेल खरीदना बंद कर देंगे पैसा नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा तो कमजोर हो जाएगा तो रशिया USA उसे बचा लेगा। लेकिन लड़ाई इस बात की नहीं है, आप समझो कॉन्टेक्स्ट को समझो, लड़ाई किस बात की है? नेटो के एक्सपेंशन की लड़ाई है, और इंडिया नेटो के एक्सपेंशन को नहीं रोक सकता है। तो जेलेंस्की की बेवकूफी है कि वो ऐसा सोचता है कि भारत लड़ाई को रुकवा सकता है, भारत नहीं रुकवा सकता है, समझ गए। फैक्ट ये है, बाकी तो कुछ भी कह ले, ठीक है, आप जानते हो। चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये वही सब कहानियां हैं, घूम फिर के एक ही चीज के चारों तरफ घूम रही हैं, और वो है आपका टैरिफ, ठीक है। डेफिनेटली टैरिफ पढ़ लेना अच्छे से। Figure of speech, the Prime Minister held out assurance even while feeding apprehension। बहुत अच्छा आर्टिकल है, वहीं से डिराइव किया गया, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में कुछ नहीं है, कल की स्पीच ही है भर भर के, है ना। चाहे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ लेना, चाहे इंग्लिश पढ़ लेना, चाहे उर्दू पढ़ लेना, सब में यही है, और उसकी जो मेन थीम है वो हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सारा का सारा फोकस हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पीच पर ही है। तो क्या है देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 12th consecutive Independence Day address from the Red Fort was notable not only for the highlighting national security and self-reliance, but also for laying stress on a commonly colored demographic threat to the country। देखो, while showering
praise on the Rashtriya Swayamsevak Sangh, Mr. Modi repeated its refrain by saying that the seeds of a new crisis were being sown, the launch of a high-power demography mission to address what he described as a deliberate conspiracy। तो वही डिस्कस किया गया है कि वो जो डेमोग्राफिक जो बात कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं गलत हो सकती है हमारे देश के लिए। और अभी तो एक ही आर्टिकल छपा है, अब देखना धीरे धीरे जब लागू होगा दुनिया भर के आर्टिकल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में, कुछ सपोर्ट में, कुछ उसके अपोज में मिलेंगे, समझ गए? तो क्या सही है, क्या क्या होना चाहिए, चलो मैं तुम पे छोड़ देता हूँ, है ना। हालांकि आप लोग नहीं आंसर करते हो इतना, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो तुम बता सकते हो कि हाँ सर डेमोग्राफिक जो कॉन्टेक्स्ट है ये ठीक है या नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ इसे आरएसएस और बीजेपी का कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं कि हाँ ठीक है होना चाहिए, ताकि हम फॉरेन जो लोग आके रह जाते हैं, जैसे बांग्लादेश के पकड़े जाते हैं मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम या जो भी हैं, है ना, तो हम उन्हें इलीगल जो रहने वाले लोग उनको बाहर निकालने में आसानी होगी। और हमारे सामने जो अभी चल रहा है इलेक्शन कमीशन का कि इतने वोटर्स को लिस्टें बाहर कर दिए, ये कर दिया ना, कुछ इलीगल थे, वो सब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा रहेगा। लेकिन एक तरफ ये भी है कि सरकार के पास पूरा डेटा है उस रीजन में, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही सब है, देखते हैं क्या होता है। तो आप पढ़ोगे तो वही सब बातें लिखे निकल के आएंगे। मिस्टर मोदी lauded the armed forces for Operation Sindoor, which he said showcased the effectiveness of India's defense capabilities and indigenous weaponry. He also used the occasion to warn India's adversaries, particularly Pakistan, underscoring the policy of zero tolerance towards terrorism and the cross-border attacks। ठीक है, तो वही सब लिखा है, पढ़ सकते हो, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। बैलेंसिंग कोड एंड कॉमर्स इन यूके's ट्रेड कॉम्पैक्ट, ये क्या है समझना। यूके के साथ अभी हमने ट्रेड किया था, और जब यूके के साथ हमने ट्रेड किया था तो उसके अंदर हमने उनको अपने डाटा देने की बात की थी, आर्टिकल में पढ़ा चुका हूं पहले, है ना, अगर आपको ध्यान हो। तो उसमें कहा गया था कि क्या ये जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसमें क्या वो हमारी आरटीआई को डाइल्यूट नहीं कर रहा, क्या हम उसे अपने डाटा का एक्सेस दे रहे हैं, तो क्या डाइल्यूट बिल्कुल कर रहा है। डाटा फ्यूचर का गोल्ड है, जिसके पास जितना डाटा है वो उतना धनी है, ध्यान रखना, उतना ही अमीर आदमी है ना, उसके डाटा की ही वैल्यू आज के दिन। कुछ प्रोडक्ट बेचना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे 10 लाख फॉलोवर हैं, आप मेरे पास आइए, मैं एक ऐड कर दूंगा, सब खरीदेंगे प्रोडक्ट। तो डाटा ही तो है, मैं डाटा ही तो दे रहा हूँ कि 10 लाख लोगों का डाटा दे दिया मैंने, तो मुझे दिखा दो, मेरे चैनल पे दिखा दो, 10 लाख लोगों को दिख जाएगा। तो डाटा इज द नेक्स्ट गोल्ड, है ना, फ्यूचर गोल्ड। तो क्या डाटा देना किसी को क्या मेरी प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। तो आपका जो आरटीआई एक्ट है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके सेक्शन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकते हो, ठीक है, वो लेना उसकी प्राइवेसी का इन्वेजन हो जाएगा। तो क्या आप किसी को अपने पूरे डाटा का एक्सेस दे रहे हो, जैसे यूके के साथ हमने ट्रेड किया ना, तो लेकिन हमने उसमें एक बात की कि आप हमारा डाटा लो लेकिन उसको इंडियन रीजन में स्टोर करके रखो, जैसे फेसबुक है एग्जांपल, है ना, और फेसबुक हमारा डाटा लेती है, तो हमने कहा कि भाई फेसबुक हमारे इंडिया के जितने भी डाटा है ना लोगों के, वो सब इंडिया में ही कहीं स्टोर करके रखे, बाहर ना भेजे। लेकिन बात तो ये ना, डाटा तो डाटा है, लीक हो सकता है, तो सरकार की जिम्मेदारी उसे बचा के रखा जाए। तो आरटीआई आप जानते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया था? 2005 में, ठीक है। बीपीएल में हो तो 0 रुपया, एपीएल में हो तो आपके 10 रुपये लगते हैं, 30 दिन में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है या गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज पर्सन है, ठीक है, आप उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। बस शर्त ये है, कंडीशन ये है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें आप जानते हो। फॉर फ्यूचर ट्रेड टैक्स टू बिल्ड ऑन दैट फ्रेमवर्क, द रूल्स नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज ओपन कंसल्टेशंस बिफोर डील्स आर क्लोज सो दैट इनपुट्स आर शॉर्ट एंड कंसर्न सरफेस अर्ली एंड कैन बी एड्रेस्ड इन टाइम। एक बार पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। चलते थोड़ा सा आगे, क्योंकि आने वाला टाइम डाटा का ये पूरा। द पॉलिटिक्स ऑफ इंसर्जेंसी, द डिक्लाइन ऑफ नक्सलिज्म, आप जानते हो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया था। कौन लेकर आया था? लॉर्ड, है ना, आपके कॉर्नवालिस, है ना, हिस्ट्री में भी पढ़ा है हमने, सबने पढ़ा रखा है तुमने। इसी को हम क्या कहते थे? जमींदारी सिस्टम कहते थे, यानी कि सारी जमीन का मालिक कौन हो गया था? जमींदार। टैक्स जमींदार देता था, है ना, लेकिन किसान जो था वो अपनी जमीन पे बेरोजगार हो गया था, अपनी जमीन पे नौकर हो गया था, जमीन सारी जमींदार की हो गई। टाइम बढ़ता रहा। एक दिन हम आज़ाद हो गई, है ना, कल हमने आज़ादी का दिवस बनाया है, इंडिपेंडेंस डे बनाया है, हम आज़ाद हो गए। आज़ादी के बाद किसानों को लगा कि हमें ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन ज़मीन तो मिली नहीं। तो हुआ क्या? सारे केस जाने लगे सुप्रीम कोर्ट में, जमीनों के, है ना, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, पढ़ चुके हम कई बार। जमीनों के केस जाने लगे तो सुप्रीम कोर्ट का दिमाग घूमा, तो हमारी पार्लियामेंट ने क्या किया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1951 में। हालांकि उस समय पार्लियामेंट नहीं बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही एज ए पार्लियामेंट काम करती थी जब उसे अमेंडमेंट करने होते थे ना।
पार्लियामेंट तो हमारी 13 मई 1952 में बैठी थी। क्यों? क्योंकि इलेक्शन ही 52 के फरवरी में खत्म हुए थे। ठीक है, अब इन्होंने अमेंडमेंट किया, शेड्यूल नंबर 9 को जोड़ दिया। शेड्यूल नंबर 9 को हम क्या कह देते हैं? ब्लैक होल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। यानी कि हमने उसमें जमीनों से जुड़े सारे मुद्दे डाल दिए और इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, तो किसान नाराज हो गए, हताश हो गए। और परमानेंट सेटलमेंट सिर्फ कहाँ पर था? बंगाल प्रेसिडेंसी में था और कहीं नहीं था, है ना मद्रास में था, ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था, ना किसी दूसरे हिस्से में था, सिर्फ बंगाल में था। और बंगाल बहुत बड़ा था, आप जानते हो उस समय का, तो लगा दिया उसमें। अब ये किसान दुखी हो गए। 1967 में इन किसानों ने क्या किया? हथियार उठा लिए और हथियार उठाकर चले गए जंगल में। बोले हमें हथियारों के दम पर क्या चाहिए? अपनी जमीन चाहिए। और वहीं से भारत में नक्सलिज्म का जन्म हो गया। तो नक्सलिज्म कहाँ से शुरू हुआ है? तो याद रखना, वेस्ट बंगाल में एक गांव है नक्सलवारी। उस नक्सलवारी में 1967 में लोगों ने हथियार उठा लिए थे, नक्सलिज्म वहां से बन गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन, द स्टेट्स मोस्ट अफेक्टेड बाय द नक्सलाइट वायलेंस इन द रेड कॉरिडोर, ज्यादा नक्सलिस्ट है, ज्यादा उसको रेड कॉरिडोर कहते हैं, एक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड द केरला। अब ये यहाँ तक फैल चुके हैं। याद रखना, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के पार्ट नहीं थे, यहाँ तक वो फैल चुके हैं ना, ब्रांच खोल ली उन्होंने। इसलिए महाराष्ट्र भी एंटी नक्सलिज्म बिल लेकर आया था ना, इनको कंट्रोल किया जाए। एक होता देश के बाहर दुश्मन का होना, एक होता देश के अंदर दुश्मन का होना। और एक्चुअल में ये दुश्मन देश के लिए नहीं है, ये दुश्मन अपने आप के लिए ज्यादा है। देखो होता क्या है, इनको लेफ्टिस्ट कहा जाता है ना। तो क्या होता है लेफ्टिस्ट की, मैं सरकार की नीतियों का नहीं मानता हूं, मैं अपनी खुद की सरकार बनाऊंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं जीतूंगा और मैं अपने रूल एस्टेब्लिश करूंगा, होता है लेफ्टिस्ट, है ना, लेफ्टिज्म। एक होता है कि मैं सरकार की बातें नहीं मानता और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम नहीं करूंगा, मैं हथियार उठाकर जबरदस्ती सरकार को अपने घुटनों पर बैठाकर काम करवाऊंगा। तो नक्सलवादी वो है। तो कभी नक्सलवादी का सपोर्ट मत करना, है ना, वो कर अच्छा रहे हैं, रीजन गलत है उनका, उनको मिलना चाहिए, उनका जमीन का राइट मिलना चाहिए, बट उनका जो तरीका है ना, वे ऑफ जो एक्ट है उनका, वो अच्छा नहीं है, समझ गए, वो हथियारों के दम पे चल रहा है। तो उन्हें एलिमिनेट करना भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, तो बहुत बार देखा होगा जो नक्सलिज्म छोड़ देते हैं उन्हें अवार्ड दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, ये सब होता रहता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि हमें इसको क्या करना चाहिए? कर्ब करना चाहिए, उसके ऊपर एक आर्टिकल और कुछ नहीं है। ठीक है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो इसको कंट्रोल करने के लिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कम करने के लिए क्या करती है? एक प्रोग्राम चलाती है जिसका नाम है समाधान। तो याद रखना, समाधान फॉर नक्सलिस्ट, है ना। एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर अग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, उनको मोटिवेट करो, है ना। ए फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस होनी चाहिए हमारी। ठीक है, जहां भी कुछ एक्टिविटी नजर आए तुरंत उस पर एक्शन ले लेना है सरकार को। डी फॉर डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एच फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए फॉर एक्शन प्लान फॉर ईस्ट थिएटर एंड लास्ट एन फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो लोग ऐसा करेंगे नहीं, समझ गए। तो समाधान फॉर नक्सलिज्म। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। Left wing extremism refers to the armed insurgency mainly led by the Maoist groups aimed at overthrowing the government through violent means। मतलब violence से करना चाहते हैं, लड़कर नहीं करना चाहते, यही तो डिफरेंस है। Originating from the नक्सलवादी मूवमेंट 1967 जो हमने पढ़ा था अभी, sustained reduction in the LW incident, left wing extremism incident dropped by more than 50% between 2004 to 14 and 2014 to 23. India aims to eliminate Naxalism by the March 2026। तो ये भी याद रखना कि कौन सा एंड ईयर आपका 2026 तक एंड करना चाहते हो। अभी आपने पढ़ा होगा एक ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन कागर, और उस ऑपरेशन कागर में जो बसवा राजू था ना, बसवा राजू, उसको मार दिया गया था, उसका जो लीडर था ना, तो वो भी ध्यान रखना। जैसे करे गुटालू हिल ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2025 में, उसमें भी बहुत से लोगों को मार दिया गया था। हमारी जो NI है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो भी सब में हेल्प करती है। ठीक है, सिंपल से याद रखना। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे, काफी बार न्यूज में आता रहता है ना। 6 killed 5 injured in Delhi as wall of दरगाह नियर हुमायूं टॉम कोलैप्स। जो दिल्ली में आपका हुमायूं टॉम है उसके बगल में एक दरगाह है, उसकी छत गिर गई और छत गिरने से लगभग 6 लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, और 5 लोग इंजर्ड हो गए, तो न्यूज में आ गया।
है ना, तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल है। तो हुमायूं टॉम्ब कहाँ पर है? दिल्ली में। ये उनकी जो बेगम थी ना, जो उनकी डेथ के बाद विधवा हो गई थी, उन्होंने बनाया था बेगा बेगम, उन्हीं को हाजी बेगम भी कहा जाता है। तो सिंपल फैक्चुअल डाटा याद रखना, किसने बनाया था ये टॉम्ब? तो हाजी बेगम, ठीक है, विडो ऑफ हुमायूं। हुमायूं's widow in 1569 to 70, 14 years after his death, according to the Ministry of Culture, Government of India and the Treasury Strip of India. The tomb was designed by the Persian architect Miraq Mirza Ghia, इसने उसे बनाया था, याद रख लेना। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था कब? 1993 में, सॉरी, है ना। सराउंडेड बाय द चारबाग स्टाइल गार्डन, इसके साथ चारों तरफ चारबाग गार्डन भी बने हुए हैं। तो जस्ट वन लाइनर में याद रखना। और जो आपके हुमायूं थे, आपको पता है कि जो मुगल्स थे भारत में 1526 में आते हैं। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, है ना, आई थिंक आपको पता भी होगा। 1526 में बाबर आता है, पानीपत की फर्स्ट बैटल होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना, आपके इब्राहिम लोदी को हराता है और भारत में मुगल डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट कर देता है। फिर बाबर की डेथ हो जाती है 1530 में, वो 4 लड़ाइयाँ और लड़ता है, ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा, है ना, और ये सब लड़ता है, ठीक है। उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बन जाता है। लेकिन हुमायूं भी ढंग से, हुमायूं का वर्ड का मतलब है सबसे भाग्यवान, लेकिन सबसे अभागा राजा था। लगभग 8 महीने रूल कर पाएगा ढंग से, फिर सीढ़ियों से गिरने से मर गया था। ये भी ध्यान रखना, हमारे मिडाइवल हिस्ट्री का एकमात्र ऐसा राजा जो सीढ़ियों से गिर के मर गया था, वो भी कौन था? आपका हुमायूं था, है ना। अब हुआ क्या, ठीक है, इसकी बहुत सारी बैटल्स भी होती हैं, कई बार एग्जाम में आ जाती हैं, तो जस्ट उसकी न्यूज़ है तो मैं 4-5 डिस्कस कर लेता हूँ। और ऐसा कोई हमारा मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ने का पर्पज़ नहीं है ना। बैटल ऑफ कालिंजर 1531 में हुई थी, ये राजा ऑफ कालिंजर को हरा देता है। बैटल ऑफ दरगाह, ठीक है, दोरा, इसके अंदर अफगान फोर्सेस को महमूद लोदी के अंडर होते हैं, उनको हरा देता है। सीज ऑफ चुनार, ठीक है, ये जो चुनार है आपका शेरशाह सूरी के पास था, जो अफगान का जागीरदार था, उसे क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है। और याद रखना, जो आपका शेरशाह सूरी था उसी ने भारत में रुपया चलाया था, है ना, रुपया चलाने वाला शेरशाह सूरी था, ठीक है, फाउंडर ऑफ रुपी। और जो आपका जीटी रोड था, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसको भी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था, ठीक है। इसका नाम फरीद खान था वैसे, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ चौसा किसके साथ होती है? तो ये आपकी हुमायूं और शेरशाह सूरी के साथ होती है, गंगा रिवर के किनारे। उसमें बुरी तरीके से हुमायूं जो हार जाता है। फिर होती है बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज होती है, उसके अंदर बिलग्राम भी कहते हैं इसे, 1540 में। इसके अंदर आपका जो हुमायूं था वो दोबारा से हार जाता है। लेकिन याद रखना, जब ये हारता है तो भागता है, तो एक नदी पड़ती है बीच में, कर्मनाशा नदी, क्या नाम है उसका? कर्मनाशा नदी। और जब कर्मनाशा नदी के किनारे पहुंचता है तो वहां पर एक सेलर होता है, उससे कहता है कि मैं भारत का राजा हूं, तुम मुझे उस किनारे पहुंचा दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तो उसने कहा ठीक है, एक शर्त पे पहुंचाऊंगा कि मुझे एक दिन का राजा बनना है। जैसे मूवी देखी ना तुमने, नायक एक दिन का सीएम बनना है। उसने बोला ठीक है, चला गया, उसने उसे बचा लिया। वो बेचारा भाग के चला गया अफगान। जब अफगान चला गया तो वहीं पर वो शादी करता है किससे? हमीदा बानो बेगम से। वहीं पर अकबर का जन्म होता है आपके उसमें, ठीक है। और जब उसका अकबर का जन्म होता है 1542 में, फिर वहां से एक सेना लेकर वो भारत आता है। और भारत आने के बाद वो एक लड़ाई और करता है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ सरहिंद, या इसी को बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा भी कहता है। और इस बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा या सरहिंद में वो किसी हरा देता है? आपके इसको, जो आपकी अफगान फोर्सेस थी ना, जो शेरशाह सूरी वाले वो थे, उन सबको हरा देता है। और दोबारा से भारत में क्या आ जाते हैं? मुगल्स आ जाते हैं। लेकिन एक दिन 8 महीने हुए थे रूल करते हुए, एक दिन अपनी सीढ़ियों पे घूम रहा था, दिन पना उसमें महल में, चलते चलते पैर फिसल गया, सीढ़ियों से गिर के मर गया। और उसके बाद भारत का राजा अकबर बन गया। तो ये थोड़ी सी कहानी भी याद रखना, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। चलो इसी बात पर बताना मुझे, हुमायूं नामा जो बुक थी, है ना, हुमायूं नामा बुक, जिससे मुझे ये सब डाटा मिले हैं या हिस्टोरियंस को मिले हैं, वो हुमायूं नामा बुक लिखी किसने थी, है ना, कौन उसका ऑथर है, देखते हैं कौन बताता है, ठीक है, सिंपल से याद रखना। और याद रखना आपका जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी एक दिन आपके जो तोप है ना, कैनन, उसकी टेस्टिंग कर रहा था, तो तोप का गोला तोप में ही फट गया और उसकी डेथ हो जाती है। कहाँ पे? सासाराम इन बिहार, ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना, ठीक है। और भारत में तोप कौन लेकर आया था? तो चलो बताना, हु इंट्रोड्यूस्ड तोप इन इंडिया या कैनन इन इंडिया, भारत में एक तोप कौन लेकर आया था, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना, थोड़ी सी बेसिक हिस्टोरिकल पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते दोबारा फिर कभी किसी दूसरे लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।